नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किताबों के कॉपीराइट के बारे में। कौन सी किताबें हैं? ये हमारी पाठ्य पुस्तक हैं जो हम लोग एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं। क्या संभव है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर भी कॉपीराइट का नियम लागू हो? और अगर ऐसा होगा तो उस स्थिति में जो हमारे अलग अलग पब्लिकेशंस हैं जो बहुत सारे एनसीईआरटी आधारित अन्य पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझते हैं। एक खास मामला फिलहाल हम लोग के सामने आया है जो एनसीईआरटी की किताबों के कॉपीराइट से संबंधित है और इसके ऊपर एक न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय भी दिया गया है। तो हर एक कहानी समझते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजिए कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि देखो जी, गणित की और विज्ञान की अगर पाठ्य पुस्तकें हैं तो उनके ऊपर कॉपीराइट का कानून लागू नहीं होगा। ये आपको पहले स्थिति समझ लेनी है। यहाँ पर न्यायालय ने साफ तौर पे यह बताया कि देखो, गणित की और विज्ञान की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं, क्या वह मूल रूप से छापी जा रही हैं? ऐसा संभव है? देखो, जब कभी भी कॉपीराइट की बात होती है तो कॉपीराइट का अर्थ होता है कि कोई काम मैंने किया है, यह काम मेरा अपना है, मैं ही हूं इसका कर्ता धर्ता, मैं ही हूं इसका माता, इसका पिता, सब कुछ मैं ही हूं इसके लिए। अब जब इसके लिए सब कुछ मैं हूं, यानी कि मैं ही इसका जनक हूं, मैंने इसको इन्वेंट किया, तब जाकर के मुझे उसका कॉपीराइट मिलता है। इस स्थिति में कि मैंने कुछ नया काम किया है या कुछ खास काम किया है और ऐसा काम किया है जो अब तक किसी के द्वारा किया नहीं गया था। नए कार्यों के लिए ही तो कॉपीराइट मिलता है, पुराने कार्यों के लिए तो कॉपीराइट नहीं मिलता है। ये भी आपको पता है। वही स्थिति यहाँ पर थी। तो न्यायालय ने बताया कि देखो, जितनी भी गणित की पाठ्य पुस्तकें बनाई जा रही हैं, छापी जा रही हैं, आप ये बात समझिए कि ये मौलिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। जो हमारे पुराने विशेष गणितज्ञ रहे, उन गणितज्ञों की जो थ्योरम्स हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं, उनकी जो थ्योरी वगैरह है, उन सभी को तो आज के समय में आप पढ़ रहे हैं। और ठीक ऐसा ही विज्ञान में भी है। विज्ञान में जो हमारे अलग अलग वैज्ञानिक रहे, वो जो जो बातें कह के चले गए, उन्होंने जो जो चीजें सिद्ध कर दी, आप उसी को तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ नया थोड़ी ऐड कर रहे हैं इन पाठ्य पुस्तकों में ना। जब सभी चीजें पुरानी चली आ रही हैं तो इनके ऊपर कॉपीराइट किस बात का लगेगा, समझिएगा आप। तो यहाँ पर न्यायालय ने इसलिए कह दिया कि कॉपीराइट कानून के तहत गणित की और विज्ञान की किताबें शामिल नहीं हो सकती। एक और वर्ड उसने यूज किया, यहाँ वर्ड यूज किया कि गणित की और विज्ञान की जो किताबें हैं यह गैर साहित्यिक प्रकृति की है। तो साहित्य जो होता है, हम देखते हैं कि आज भी रचनाएं चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, जिसके कॉपीराइट मिलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इनके लिए ये भी प्रयोग किया न्यायालय ने कि गैर साहित्यिक प्रकृति की सामग्री इसमें प्रकाशित की जाती है, इसी वजह से इसके ऊपर कॉपीराइट का जो नियम है वह लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पूरी कहानी समझते हैं क्या क्या रही, लेकिन उससे पहले एक हम लोग देख लेते हैं प्रश्न जो हो सकता है कि आप लोगों से आने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए। यदि आप लोग को आंसर क्लियर है तो कुछ नहीं, बस कमेंट करना है, अदरवाइज वीडियो को अंत तक देखना है। आप लोग हर एक बात जान समझ जाएंगे। वहीं अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा इस विषय के संबंध में, क्योंकि संभावनाएं पूरी पूरी है कि मामला आप लोगों के साथ में परीक्षा में चर्चा किया जा सकता है। तो देखिए, फिलहाल ये मामला न्यायालय तक क्यों पहुंचा? क्योंकि न्यायालय के सामने एक मामला ले जाया गया था गुंटूर के दीप्ति पब्लिकेशन हाउस के द्वारा। अब यह जो दीप्ति पब्लिकेशन हाउस है, इसको क्या पड़ी थी, क्यों यह सामने आया और क्यों उसने पूरा का पूरा मामला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया? कारण क्या था, जरा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरुआत होती है वर्ष 2010 से। वर्ष 2010 में सरकार एक आदेश पारित करती है। इस आदेश में कहा जाता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर निजी स्कूल और कॉलेज हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है अच्छा है, आपकी किताबें अच्छी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ जो भी किताबें छप रही हैं, आपके कंटेंट को बाजार में कोई और चोरी ना कर ले। इसी वजह से जरूरी है कि आप अपनी सभी किताबों के लिए जो भी प्रकाशन करने का कार्य चल रहा है, आप इसके ऊपर बैन लगा दीजिए, तो रोक दीजिए, एक्स्ट्रा प्रकाशित नहीं होना चाहिए मामला। ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया। तो राज्य सरकार का जो आदेश था उसमें कहा गया कि देखो, कंटेंट चोरी ना हो, इसी वजह से निजी स्कूल और जो निजी कॉलेज हैं वह अपनी किताबों को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर देंगे। और साथ साथ इनको बोला गया कि अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप लोग को यह सभी कार्य करने के लिए तेलुगु अकादमी से जुड़ना पड़ेगा। आप तेलुगु एकेडमी से जुड़िए, जो भी किताब वगैरह आपको खरीदनी है आप यहाँ से खरीदिए। क्यों? क्योंकि यह क्या है, एक सरकारी विभाग है और सरकार के द्वारा अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके लिए विशेष कानून बना ही दिए गए हैं। तो जरूरी है कि सरकार के प्रोटेक्शन में आप रहें, आपकी चीजें सुरक्षित रहेंगी। तो न्यायालय ने आदेश देते हुए यहाँ पर चीजों को समझा। तो यहाँ पर पहला पक्ष था सरकारी आदेश का ही, जिसमें पहली बात तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज को कह दिया था कि आपका जो प्रकाशन वगैरह चल रहा है आप इसको रोक दीजिए, और जितनी भी किताबें खरीदनी है आपको, आप सीबीएसई और आईसीएसई के द्वारा जो निर्धारित किताबें हैं, यह निर्धारित किताबें तेलुगु एकेडमी से ही खरीदने का कार्य कीजिए। यह सब कुछ यहाँ हो गया, इतना तो चीज चल ही रही थी।
अब जो ये बात थी, निजी स्कूलों और कॉलेजों की किताबों के प्रकाशन को रोकने की मुख्य उद्देश्य था कि जो भी सरकारी किताबें छप रही हैं उनको चोरी ना किया जा सके। उनको चोरी करने का मतलब उनके कंटेंट को चोरी ना किया जा सके। इसी वजह से कहा था कि निजी स्कूल और जो निजी कॉलेज है वह अपनी किताबों का प्रकाशन रोक दें और जो भी सरकार द्वारा निर्धारित चल रहा है प्रकाशन और जो भी किताबें निर्धारित चल रही है उन्हीं का ही उपयोग करें। अब इसी बीच क्या होता है कि यह सब कुछ तो किया था गवर्नमेंट ने, जो सीबीएसई है, आईसीएसई है, इनकी किताबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और इनके कंटेंट को एक जो सिक्योर फ्रेम में चल रहा है, प्रोटोकॉल में चल रहा है, उसको उसी के अकॉर्डिंग चलाते रहने के लिए। लेकिन चीजें बदल जाती है और चीजें इस प्रकार बदलती है कि दीप्ति पब्लिकेशन हाउस के लिए मामला बहुत ही अधिक गड़बड़ हो जाता है। दीप्ति पब्लिकेशन हाउस के लिए मामला क्यों गड़बड़ होता है, पहले आप ये समझिए। दरअसल ये जो पब्लिकेशन हाउस है, यह हाउस खास तौर पर मैथमेटिक्स, साइंस की किताबों का पब्लिकेशन का कार्य करता है। तो ये दो प्रमुख है इसके पास में, मैथ्स और साइंस की किताबें। लेकिन ये जितनी भी किताबें छापता है, आप देखो कोई भी ऐसा तो नहीं कि सब अपने लिए कर रहा हो। आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पब्लिकेशन है जो विद्यालयों के लिए, जो स्कूली छात्रों के लिए किताबों का पब्लिकेशन करता है, तो वह क्या करेगा, वह एनसीईआरटी किताबों का उपयोग करेगा और एनसीईआरटी किताबों के आधार पर वह अपनी किताबों को एक मॉडिफाइड रूप में प्रस्तुत करता है। उसमें हो सकता है कि आपको वो एक्स्ट्रा प्रश्न दे दे, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे दे, कुछ अच्छा सेटअप बना के देगा जिससे कि विद्यार्थियों को सहायता हो। अगर आप कॉलेज के स्तर पे कार्य करते हैं तो भी उसके में आपको कुछ ना कुछ आधार लेना ही पड़ता, यही मामला रहता। तो ठीक स्थिति दीप्ति पब्लिकेशन हाउस की ही थी। यह क्या करता था कि यह एनसीईआरटी की और आईसीएसई की किताबों का प्रयोग करता था और इन किताबों का उपयोग करते हुए अपनी किताबों को पब्लिश करता था। हालांकि आधारित होती थी सीबीएसई पर, आईसीएसई पर ही, लेकिन चीजें बदली हुई होती थी। अब यहीं से शुरू होती है सारी गड़बड़, क्योंकि सरकार का आदेश आया था कि कॉपीराइट को हम चाहते हैं कि सिक्योर रखा जाए गवर्नमेंट बुक्स के लिए भी, तो इसी वजह से प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज अपनी किताबें नहीं छापेंगे। अब वही चीज जो थी वह दीप्ति पब्लिकेशन हाउस पर भी लागू हो रही थी, लेकिन ये किताबें छाप रहे थे। तो वर्ष 2011 में इनका जो पब्लिकेशन हाउस होता है वहां पर छापा मारा जाता है, इसके मालिक के ऊपर केस कर दिया जाता है और मालिक के ऊपर केस करने के बाद में कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 और 64 के तहत पूरा मामला दर्ज किया जाता है। अब 2011 से यह कहानी भी चल रही थी। अब चीज़ों को समझा जाना जा रहा था इतने दिनों से, तो यही मामला जो था, यह मामला पहुंच जाता है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इन सभी पक्षों को समझ रहा होता है, सारे मामलों को समझ रहा होता है। जो इस पब्लिकेशन का मालिक है सीता महालक्ष्मी, उनके द्वारा भी हर एक चीज दिखाई जा रही होती है कि देखो जरा स्थिति इस प्रकार की है कि हम लोगों ने कोई गलत कार्य नहीं किया। आप लोग किसी भी राज्य में हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको हर जगह पर यह देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी का उपयोग करके किताबों को पब्लिश किया जाता है। बहुत सारी किताबें जो मार्केट में हैं या फिर विश्वविद्यालयों के द्वारा रिकमेंड की जाती है, जो हमारे शिक्षक हैं उनके द्वारा रिकमेंड की जाती हैं, हम ये खास पहलू वहाँ पर नोटिस करते हैं कि उस पर किताबों पे खास तौर पर मेंशन किया जाता है कि यह किताबें एनसीईआरटी आधारित हैं। सहायता के लिए होती हैं, आपको प्रश्न लिखने में, सभी चीज़ों में मदद करती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हम देखते हैं कि उस पे लिखा होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड है ये पूरा का पूरा मामला। तो एनसीईआरटी बेस्ड मामला ही यूज़ करते हुए सारी कहानी यहाँ चल रही है। फिर केस क्यों हुआ था? तो इसी वजह से सारा का सारा मामला प्रस्तुत किया गया न्यायालय के समक्ष और न्यायालय के समक्ष जो याचिका लगाई गई उसमें यही बात प्रस्तुत की गई कि देखिए एक केस चल रहा है मालिक सीता महालक्ष्मी के ऊपर, आप इस केस को रद्द करें, दीप्ति पब्लिकेशन हाउस को पूरा फ्री कर दें, वहीं वर्ष 2010 का जो सरकारी आदेश है इसको पूरी तरह से रद्द करने का आदेश भी आप दे दें। वहीं आप यह भी बताइए कि क्या जो एनसीईआरटी की हमारी किताबें हैं उन सभी का इस प्रकार से उपयोग किया जाना संभव है या कॉपीराइट एक्ट लगेगा ही लगेगा, इस पे भी आप अपना रुख प्रदान करें। तो न्यायालय ने पूरा मामला समझा और समझने के साथ ही अपने विचार प्रस्तुत किए। इस पूरे मामले की सुनवाई जिस न्यायाधीश के द्वारा की गई थी उनका नाम है न्यायमूर्ति वी सुजाता। इन्होंने इस मामले की सुनवाई अकेले की, एकल खंडपीठ थी ये। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बताई कि देखिए जो भी किताबें चल रही होती हैं उन किताबों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं अधिनियम की धारा 52, जो हमारे देश में कॉपीराइट एक्ट है। कॉपीराइट एक्ट के अंदर सेक्शन 52 है, हम उसका उपयोग करते हैं और देखते हैं उचित उपयोग सिद्धांत क्या कहता है। उचित उपयोग सिद्धांत हर मामले में लागू होता है। यह भी दिखा जाता है कि जन कल्याण से क्या जुड़ा हुआ है। वहीं ये भी दिखा जाता है किसी की मौलिक रचना है तो उस मामले के अंदर किसी व्यक्ति को कितना लाभ मिलना चाहिए या नहीं, उसके क्या क्या हित है, हर एक चीज को देखा जाना जरूरी होता है। तो उचित उपयोग सिद्धांत की बात को इन्होंने दोहराया, कहा कि देखिए प्रकाशन से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां होती हैं, आप कहीं भी पब्लिकेशन से जुड़ा हो कोई काम कर रहे हैं, किताबों को पब्लिश कर रहे हैं, मौलिक कर रहे हैं या किसी पे आधारित है, पब्लिकेशन का काम उससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए पब्लिकेशन से जुड़ी हुई हर एक गतिविधि जो होती है वह कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 52 के तहत आती है और यहाँ पर चीजों को हम देखते हैं उचित उपयोग सिद्धांत के तहत।
यहाँ पर इन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उचित उपयोग सिद्धांत हमारा यह कहता है कि गणित और विज्ञान विषयों की संबंधित जो भी पाठ्य पुस्तक है उनके ऊपर कॉपीराइट कानून लागू नहीं होगा। कॉपीराइट कानून लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह प्रकृति में गैर साहित्यिक है और यह बात हम लोग को पहले ही धारा 13 में देखने को मिल जाएगी। धारा 13 जो है इस अधिनियम की, वह कहती है कि किस किस मामले में या किस किस विषयों के ऊपर हम लोग कॉपीराइट एक्ट को लागू करेंगे। जो गैर साहित्यिक प्रकृति की विषय वस्तु होती है, सामग्री होती है, उनके ऊपर कभी भी हम देखते हैं कि कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता। तो गणित और विज्ञान के जो विषय हैं वह इससे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। वहीं न्यायालय ने यहाँ पर एक दूसरा पक्ष यह भी स्पष्ट किया कि देखो ये मौलिक नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि गणित के अंदर जो भी हम लोग पढ़ते हैं वह मौलिक नहीं होता, विज्ञान में भी हम लोग पढ़ते हैं वह मौलिक नहीं होता है, किसी की रचना होती है उसका उपयोग कर रहे होते हैं। और गणित और विज्ञान दोनों ही ऐसा विषय हैं जिनका उपयोग मानव कल्याण के लिए आज भी किया जा रहा है, हम लोग की समझ को विकसित करने के लिए, और वहीं दुनिया के अनेक अनसुलझी कहानियों को सुलझाने के लिए उपयोग उनका किया ही जा रहा है। और इसी वजह से क्या होता है कि इनको कॉपीराइट में शामिल नहीं किया जाता ताकि जन जन तक प्रसार हो और हर एक व्यक्ति चीजों को सीखे, जाने, समझे और अपनी बुद्धि का विकास कर सके। इसके अलावा यहाँ पर राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया गया है कि जिस प्रकार से राज्य में वैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं प्रकाशन की, आप उसमें हस्तक्षेप ना करें। हर एक चीज जरूरी है बाजार में, चाहे सरकारी पब्लिकेशन हो या फिर निजी पब्लिकेशन, हर एक का रहना जरूरी है। और कॉपीराइट का अर्थ ये होता है कि पूरी तरह से चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग ढाल ले रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रकाशित कर दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा गया कि इन्होंने चीजों को देखा, पढ़ने के लिए हो रहा है, लोगों के ज्ञान के लिए हो रहा है, और वही बात उचित उपयोग सिद्धांत भी यहाँ पर लागू हो रहा है। तो उसके आधार पर लगता है कि हाँ, जन कल्याण को बढ़ावा मिलना चाहिए। और अगर आप पाठ्य पुस्तकों को और सरल बना करके, एक नया रूप दे करके विद्यार्थियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत कार्य नहीं है। यह दीप्ति पब्लिकेशन हाउस के फेवर में मामला यहाँ पे चला जाता है। फेवर में मामला इस प्रकार से जाता है कि जो उसके मालिक थे उसके ऊपर जो केस रजिस्टर था वह केस भी समाप्त कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि देखिए जी, जो भी कॉपीराइट के मामले हैं, जो भी सेक्शन 52(1)(a) और सेक्शन 52(1)(h) के तहत आते हैं, आप उनमें नहीं आएंगे, इसलिए आप चीजों से मुक्त हैं। यह सभी कार्य जो आप कर रहे हैं, यह किसी की मौलिक रचना नहीं है, तो इसी वजह से आप इनका यूज करके किताबों को प्रकाशित कर सकते हैं। साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि 52(1)(a) और 52(1)(h) या पूरा का पूरा जो सेक्शन 52 है आपको बताएगा कि किन किन चीजों के मामले में कॉपीराइट लागू होता है। तो उसमें खास तौर पर शामिल है साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय और संगीतमय कृतियां, मुख्य रूप से यही शामिल होती हैं। और जब जब इनकी बात होती है तो 50 वर्षों के लिए कॉपीराइट प्रदान कर दिया जाता है। चीजें क्लियर हैं? तो इस प्रकार से यहाँ जो मालिक थे उसको मुक्त कर दिया है और मुक्त करते हुए कह दिया गया है कि धारा 52 के तहत जो भी कॉपीराइट के विषय हो सकते हैं, आपके द्वारा किया गया कार्य उन विषयों में शामिल नहीं होता। और इस प्रकार आकर के यह पूरा का पूरा मामला हो जाता है समाप्त। चीजें क्लियर हैं? उम्मीद करता हूं समझा होगा किस प्रकार की स्थिति हमारे देश में है। और अगर आप भी इस प्रकार से प्रकाशन से जुड़े हुए हैं या कभी भी कैसा कोई कार्य कर रहे हैं, तो अब आपको इस संबंध में एक अच्छी खासी जागरूकता हो गई होगी। चीजें क्लियर हैं सभी को? ठीक। हमारे देश का कॉपीराइट कानून भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, कॉपीराइट कानून जो है हमारे देश में एक प्रकार से कानूनी अधिकार है। किस मामले में? साहित्य के मामले में, कला के मामले में, संगीत और फिल्मों के मामले में। हालांकि इसमें आदि रचनाएं भी शामिल है। आदि रचनाओं का अर्थ वे रचनाएं जो आपकी मौलिक रचनाएं होती हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। ये स्वचालित होता है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई कार्य किया तो आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, आपने किया है, नया है, सबको पता है, चीजें क्लियर है, इसके लिए कोई औपचारिकता आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 में तैयार किया गया था। प्रदर्शन के बाद अगर आप कोई भी चीज पब्लिश कर देते हैं तो 50 वर्षों के लिए कलाकार जो होता है या जो उसका ऑनर होता है उसको उसके कॉपीराइट मिल जाता है, वह उसके ही नाम से जाना समझाता, चीजों को आगे बढ़ा लिया जाता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये मूवीज के लिए भी लागू होता है। अगर किसी एक मूवी में कोई नाम आपने यूज कर लिया है तो आप उस नाम को 50 वर्षों तक प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि कॉपीराइट में शामिल कर लिया था उसे भी। इसकी धारा 63 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी प्रकार से कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। 6 माह से 3 वर्षों तक का कारावास उसको हो सकता है। वहीं 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। यह कानून में परिभाषित है। हालांकि वर्ष 2012 में एक संशोधन किया गया था इस कानून में, और संशोधन करते हुए यहाँ पर कलाकारों के कार्य के लिए रॉयल्टी का निर्धारण किया गया था। अभी तक क्या होता है कि चीजें जो है फिक्स कर दी जाती हैं, या जो कलाकार होते हैं उनके माध्यम से कोई कार्य करवा लेता है, लेकिन जब कार्य करा लेता है तो उनको बस पे कर देता है, वो चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी फिक्स किया गया कि जो कलाकार रहे हैं, जिनके माध्यम से वह कार्य हुआ है, उनको भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। यह इन्होंने वर्ष 2012 में एक संशोधन के द्वारा यहाँ पर शामिल कर दिया था।
तो यह सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रश्न मैंने आप लोग को जो शुरू में दिखाया था, अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। अपने नोट्स भी बना लीजिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। तो आप लोगों ने क्या-क्या जाना, क्या था पूरा मामला, एनसीईआरटी की किताब अगर आप लोग पढ़ते हैं या उससे जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो क्या-क्या नियम है और क्या कॉपीराइट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब चीज़ें आपने समझी, न्यायालय का पक्ष समझा और इसके साथ ही समझा कि देश का जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है वो क्या कहता है। तो अब इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर आप लोग सरलता से दे सकते हैं। वहीं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करनी है और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी ठीक रहा होगा। बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।